नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी शिक्षण की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो 2020 सीटेट 2020 के लिए अति संभावित प्रश्न हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो है क्लास ख़त्म होने के बाद अच्छा सा कमेंट करिएगा और बताइएगा क्लास के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण जो रिमेडियल टीचिंग होती है वो की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो इसके लिए हमें जो है पहले बालक की जो है समस्याओं के कारणों को सही पहचानना पड़ेगा, तभी हम उसका उपचार कर सकें। किसी भी समस्या के जब तक हम कारण नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसका उपचार नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जब हम समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर लेंगे तभी हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। तो उपचार शिक्षण की जो सफलता निर्भर करती है वो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक आवश्यक, देखिए भाषा जो शिक्षण है उसमें पाठ्य पुस्तक कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि भाषा शिक्षण को हम जो है आपस में बातचीत करके और व्यवहारिक तौर पर भी सीख सकते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक वो सिर्फ एक साधन है, ना कोई संसाधन नहीं है, साध्य नहीं है। ये एक सिर्फ साधन का कार्य करती है जो पाठ्य पुस्तक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदीतर भाषी बच्चे सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, या फिर हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या फिर प्रायः हिंदी भाषा मातृभाषिक संरचना में अंतर होता है। देखिए, मन लगाकर नहीं सीखते ये तो होगा ही नहीं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। क्योंकि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है ऐसा भी कुछ नहीं है, और हिंदी एक बहुत कठिन भाषा भी नहीं है, इसलिए प्रायः हिंदी उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। देखिए, जब बालक विद्यालय आता है तो अपने गांव की और जो है मातृभाषा है ना, तो उस भाषा को अधिक समझता है। तो हमें जो है उसकी भाषा में ही उसे चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। बस तो मातृभाषा पर बल देना, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बालक को उसकी मातृभाषा पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इस कहानी सुनने से क्या होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, आंसर डी। कैसे? बच्चों की जो कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनने से। कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि को सोचना शुरू करते हैं, इससे उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। देखिए, कहानी जब हम सुनाते हैं तो उससे जुड़े हुए कई पहलू वो अपने मन में चिंतन करने लगता है, उसको एक इमेज बना लेता है कहानी की, और तो इस तरह से उसकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। बच्चों के लेखन कौशल से ये क्वेश्चन है, उसका मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है। तो अपने अनुभवों को लिखना, या फिर श्रुत लेख, तीसरा है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुंदर लेख का अभ्यास। तो
जब बच्चा जो लेखन कौशल करता है तो उसको सुनकर लिखना है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना ये भी नहीं सही होगा। और सुंदर लेख का अभ्यास करना ये भी कुछ हद तक ठीक है लेकिन पूर्णतः नहीं। लेकिन जब बालक अपने लेखन कौशल दिखाता है और उसका जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो हमें मूल्यांकन करना, ये टीचर के संदर्भ में है कि हमें उसके अनुभवों को, अपने अनुभवों को लिखना, वो कितना अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को उसमें दिखा पा रहा है लेखन में, इस बात का हमें मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, वो लिखने से संबंधित था और ये बोलने के कौशल से। तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, कह सकना, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग और मधुर वाणी। देखिए, बालक की वाणी तो मधुर होती ही है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। देखिए, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है और प्राइमरी लेवल का बच्चा अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। प्राइमरी लेवल का बच्चा जो है वो अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। और शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण भी, देखिए छोटे बच्चों में शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण नहीं हो सकता, वो सीख रहा होता है भाषा को, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। वो जब अपनी बात कहेगा वो समझा ले रहा है कितने अच्छे से, तो ये उसके बोलने का कौशल होगा। ठीक है, तो स्थिति के अनुसार अपनी को बात कह सकना ही बोलना कौशल है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। देखिए, टीचर के संदर्भ में प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, देखते हैं कि बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, उसके बाद है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, इसके बाद है अगला ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। देखिए, इसमें एक शब्द दिया हुआ है बहुभाषिक कक्षा, इसको हम बिल्कुल याद कर लेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे। यह शब्द बहुभाषिक कक्षा जो है ये एक ट्रिक के तौर पर लेंगे इसको, जिस भी ऑप्शन में जहां मिलता है हम इसे ही सही मानेंगे, बहुभाषिक कक्षा। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो कैसे, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। हमें एक ही भाषा बिल्कुल रटाना नहीं है, उसमें उसकी मातृभाषा भी शामिल होगी, जो पढ़ा रहे हैं वो शामिल होगा। उसके बाद जो है बहुभाषिक कक्षा मतलब बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण में उचित रणनीतियां तैयार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर, ये देखिए थोड़ा सीरियल मिस्टेक हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे तो प्रश्न 8 है, लेकिन चलिए अगला देखते हैं कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा, एक बहुसांस्कृतिक आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या फिर स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर नंबर सही होगा डी। कैसे, कि बच्चों को भाषा प्रयोग के से अधिक अधिक अवसर देना। देखिए, इसमें भी ट्रिक है, अवसर देना, ये अवसर देना जो अगर शब्द आएगा, देखो हमेशा बालकों को अवसर देना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, है ना। तो अवसर देना अगर ये शब्द आपका आता है तो वो ऑप्शन हमेशा 99% सही होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी देखेंगे। और इसके बाद जो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा होती है, मैं एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा के प्रयोग से अधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को प्राइमरी लेवल पर हम व्याकरण नहीं सिखाते हैं, प्राइमरी लेवल पे व्याकरण नहीं सिखाना है। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना ये भी जरूरी नहीं है, हमें उसके भावों को समझाना होगा, यानी कि एक एक पाठ को रटाए दे रहे हैं बिल्कुल।
और स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, स्वयं शुद्ध भाषा का नहीं, तो ये स्वयं शब्द से ही ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें बालक के प्रति सोचना है। ठीक है, तो स्वयं से मतलब नहीं होगा, हमें भाषा, बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अधिक अवसर देना चाहिए ताकि वो खुद उसको करके सीखें, खुद बोलें, जो है एक दूसरे से वार्तालाप करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 या 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है, ये बहुत कंफ्यूज करता है हमेशा और गलत करवा देता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रश्न को एक परीक्षा में बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर देखते हैं कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात का कहना, सही है, बिल्कुल सही है। हमें स्पष्टतया और आत्मविश्वास के साथ प्राइमरी लेवल पर जो है अपनी बात को कह रहा है, तो ये ठीक है, उसके भाषा शिक्षण का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया। इसके बाद वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये गलत हो गया। और ध्वनि संकेत में चिन्ह का संबंध बनाना, ध्वनि संकेत चिन्ह से का संबंध बनाना सही है, ये कुछ हद तक सही है। इसके बाद विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी सही है। तो हमें नहीं यानी गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और सिंपल सी बात है, जैसे ही इसमें ये शब्द देखा कंठस्थ करना, ये बिल्कुल ऑप्शन हमेशा निगेटिव है और ये निगेटिव कीवर्ड है, इसको हमेशा ही गलत माना जाएगा। कंठस्थ कभी भी हमें प्राइमरी लेवल हो चाहे कोई, हमें बच्चे को रटाना नहीं है, रटाना नहीं है। कंठस्थ करना मतलब रटाना, जहाँ भी ये शब्द आ जाएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। क्या अभिभावकों की बात कर रहा है ये? तो अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है? नहीं। इसके बाद देखते हैं कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और इसके बाद है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है और गृह कार्य देना अति आवश्यक है। देखिए पहला ऑप्शन जो है अभिभावकों को देखते ही गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने, हमें अभिभावकों को व्यस्त नहीं रखना, हमें बच्चे को सिखाना है, तो ये गलत है। इसके बाद गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत हो गया। इसके बाद गृह कार्य देना अति आवश्यक है, कोई ज़रूरी नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि देना। अगर बालक की तबीयत खराब है, पता चला आप गृह कार्य उसको दिए दे रहे हैं बहुत सारा, तो ये भी गलत है। इसके बाद बच्चे की क्षमताओं के अनुसार और स्तर के अनुसार हमें गृह कार्य दिए जाना चाहिए। ऑप्शन को पढ़ के ही बिल्कुल सही लग रहा है कि यही ऑप्शन सही है, हमें बालक की क्षमताओं के हिसाब से देना है। पता वो प्राइमरी लेवल का बालक है, उसको आता नहीं है अभी जोड़ घटाना, और आप उसको भाग गुणा सब दिए दे रहे हैं गृह कार्य में, है ना, तो उसकी क्षमताओं को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं तो सुनना और बोलना, या फिर बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, या सुनना पढ़ना, इनमें से कौन से भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्ति करना। ठीक है, अभिव्यक्तात्मक का मतलब अभिव्यक्ति करना, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, बोलना और लिखना। देखिए बोल कर ही हम कोई अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाते हैं, और या तो फिर लिख कर अभिव्यक्त कर पाते हैं। सुनकर हम अभिव्यक्त थोड़ी करते हैं, हम तो ग्रहण करते हैं। ठीक है, पढ़ने में भी ऐसे ही होता है, तो हम बोल कर अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं और लिख कर अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं वो दो कौशल हैं, वो कौन से? एक बोलना और लिखना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा कौशल के संदर्भ में, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, या फिर अगला ऑप्शन है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, या फिर भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? दिए गए चारों विकल्पों में से भाषा के जो जो ये चार विकल्प हैं, इनमें देखिए भाषा के कौशल परस्पर अंतर समझ, तो मैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए इसमें क्या दिया है, पहले वाले में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर हो, तो केवल पढ़ना लिखना नहीं होता। केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। और भाषा के कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का नियम, प्राइमरी लेवल पर हमें नियम रूल नहीं रटाने हैं, ठीक है। तो भाषा के चारों कौशल जो परस्पर अंतः संबंधित हैं, तो जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये आपस में संबंधित हैं, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सी ही सही होगा। कुछ हद तक ये सही लग रहा है लेकिन बेस्ट सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ में चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है? नहीं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, या फिर चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने की सहायता करते हैं? तो ये क्वेश्चन, ये बहुत ही आपको ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, बाकी आप समझ गए होंगे। देखिए हमें आकर्षक बनाती है, आकर्षक नहीं, आकर्षक तो बनाती है, ठीक है, बच्चे को रुचि बढ़ती है, लेकिन उससे इसके बाद शोभा बढ़ाती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और चित्त का प्रचलन, ऐसा कोई प्रचलन की बात नहीं है। और चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता करता है। इसको हम बता दे रहे हैं आपको कि बालक जब चित्र को देखता है तो वो अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठा के उसका अमूर्त संकल्पनाओं, उसके बारे में चिंतन करता है। वो मतलब जैसे कि हमने उसमें हाथी दिखा दिया, चित्र हाथी का बना है, तो उसके बारे में सोचेगा कि हाँ, और फिर जब उसको रियल में देखेगा कि हाँ ऐसा होता है, हाथी इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं बड़े, एक सूंड होती है, तो उसके बारे में, संकल्पनाओं के बारे में जो चिंतन करता है, तो उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका सही आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास जो है, और हाँ आपको बता दें कि ईवीएस की एक महत्वपूर्ण, ईवीएस की बहुत ही अच्छी नोट्स बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, तो जल्द ही तैयार हो जाएगी, तो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी वो नोट्स, ठीक है। और वो 2020 के लिए बहुत ही अच्छी नोट्स होगी, तो उसकी जानकारी के लिए आगे आपको उसकी जानकारी मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इससे आपके सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए चलते हैं, बाय बाय।